Hello everyone. हेलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हो सब? फाइन सर। बढ़िया हो? जिंदा हो? आवाज आ रही है Yes, पहले sir. तो? Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो स्वागत है भाई आप सभी का, और उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे हो। और आज हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे अगर आप लोगों का भी साथ होगा तो करना क्या है, हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट्स हमने देखी थी। पहली स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक ने दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी दुनिया में हीट इंजन ऐसा नहीं बना जो सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। अगर ऐसा होने लग गया तो दुनिया का एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर लॉस नहीं होगी तो फायदा ही फायदा हमारा, है ना। लेकिन एनर्जी तो लॉस होती है, तो इसलिए दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं बन सकता जो पूरी की पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। ये पहला था। फिर हीट इंजन का ही उल्टा, हीट इंजन का उल्टा ही क्या होता है? रेफ्रिजरेटर होता है। तो फिर रेफ्रिजरेटर के लिए यह बात बोली गई, कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं हो सकती जो ठंडे रीजन से, कोल्ड रीजन से हॉटर रीजन की तरफ हीट को ट्रांसफर कर दे विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल वर्क। कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल वर्क का प्रयोग करके, मतलब वर्क खुद हमें करना पड़ेगा, तब ऐसा कर सकते हैं। अपने आप नहीं हो सकता, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होते हैं जो अपने आप हो जाएं, जैसे गर्म से ठंडे की तरफ हीट का जाना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का जाना, ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप होगा। ठीक है ना, ये आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो स्टेटमेंट्स थी जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड थी। ठीक है। अब क्योंकि मैंने स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वगैरह की बात करी है, स्पॉन्टेनिटी की बात करी है, तो अभी जो अगला हेडिंग है आपका वो है रिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? कैन एनीवन गिव मी द डेफिनेशन? रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ जी। द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। मैं लिखवा देता हूं, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल if at every stage of the process it can be returned back such that there is no energy loss, etc. कहने का मतलब यह है कि ऐसा प्रोसेस जो किसी भी स्टेज से आप वापस हो जाओ, किसी भी स्टेज से आप वापस हो जाओ, बिल्कुल वैसे का वैसा मिल जाए, कोई एनर्जी लॉस ना हो। ठीक है ना। सच दैट, मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, सच दैट देयर इज नो चेंज इन द यूनिवर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसा प्रोसेस, मान लो कि वो प्रोसेस 50% हो गया, फिर हम कहें कि यार हमारा मन नहीं है ये प्रोसेस करने का, हम तो भैया वापस चलते हैं। तो वापस चलते हैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जैसे पहले थी।
बिल्कुल वैसी की वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जैसे कि पहले थी। मान लो आप कहीं गए, घूमने गए, ठीक है, तो घूमने जाना क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है? कहीं भी घूमने जाना क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं। यस सर। नहीं है, नहीं है। सुनो मेरी बात, रिवर्सिबल प्रोसेस वैसे तो आप वापस आ सकते हो घूम के, आप कहोगे कि घूम के वापस तो आ गए, लेकिन क्या पेट्रोल नहीं सब आया कुछ ना सर। है? क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था? नहीं। आप, है ना, आप घूमने गए, आपकी एनर्जी लगी, क्या आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो गई? अगर आपने कोई खाना वाना नहीं खाया तो आपने बीच में खाना भी खाया, आपने यूनिवर्स के रिसोर्सेज को यूज भी किया, तो यूनिवर्स भी पहले जैसा नहीं रहा, है ना? मतलब बिल्कुल पहले जैसा, बिल्कुल पहले जैसा ही सब कुछ हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं यार। आप पिस्टन भी अगर हम बात करें, पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पिस्टन्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है भैया एनर्जी लॉस होगा। पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल वैसे की वैसी सिचुएशन तो आ ही नहीं सकती। तो अगर हाइपोथेटिकली ऐसी सिचुएशन पॉसिबल भी हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। किसी भी मोमेंट पे आप वापस जा सकते। अब भाई कंडीशंस क्या हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो उनको लिख लेते हैं। कंडीशंस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। पहली कंडीशन, प्रोसेस मस्ट बी extremely slow, that is quasi static process, जो मैंने आपको शुरू में बताया भी था। प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए, बहुत स्लो इसलिए होना चाहिए ताकि एनर्जी लॉसेस ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वेलोसिटी आएगी तो फ्रिक्शन वगैरह प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी लॉसेस होंगे, ठीक है ना? तो प्रोसेस बहुत ही स्लो होना चाहिए। अब आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, सिस्टम रिमेन्स in equilibrium with the surroundings at each point। हर पॉइंट पे सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। द इक्विलिब्रियम मस्ट बी बोथ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्सेस बैलेंस्ड, एंड थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर्स इक्वल। तो इक्विलिब्रियम ऐसा होना चाहिए कि हर पॉइंट पे सिस्टम और सराउंडिंग पर जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए, और थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर में भी फर्क नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल है जब हम बहुत स्लो प्रोसेस को करवाएंगे। अगर हम फास्ट करवाएंगे तो ये कर पाना एट ईच एंड एवरी मोमेंट पॉसिबल नहीं है। किसी एक इंस्टेंट पे तो चलो मान सकते हैं कि हो जाएगा, लेकिन हमेशा ही ऐसा करवाते रहना पॉसिबल नहीं है। लिख लो। तो इन शॉर्ट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही है, ठीक है ना? इन शॉर्ट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही है जिसको हम रिवर्सिबल बोल सकते हैं। और तीसरा, नो डिसिपेटिव का मतलब होता है जैसे फ्रिक्शन हो गई, है ना, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं फोर्सेस। नो डिसिपेटिव फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन एटसेट्रा।
फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें ये नहीं होनी चाहिए। यानी कि पिस्टन आइडियल होना चाहिए। सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन चले तो आइडियली मूव करना चाहिए। आपको याद होगा मोबिल ऑयल डाला जाता है। मोबिल ऑयल सुना है नाम, है ना। कैस्ट्रॉल का भी आता है, एड भी आती रहती है, उसमें आप उसकी एड में देखोगे पिस्टन मूव करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो मोबिल ऑयल इसीलिए डाला जाता है ताकि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन कम हो, तो वो इसलिए वो ऑयल डाला जाता है। आमतौर पे पेट्रोल इंजन्स के साथ वो जरूरत पड़ती है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो इसका यूज धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, क्योंकि इंजन्स ही ऐसे आगे चल के अब बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है। मुगलैल बोल देते हैं पंजाबी में, शॉर्ट फॉर्म में मुगलैल बोल देते हैं उसे। सुना है नाम मुगलैल? आवाज ज्यादा कभी आती है तो वो बोलते हैं कि इस गाड़ी का मुगलैल चेंज करने वाला है जी, तो आप मुगलैल चेंज करवा लो। हाँ जी, चलें जी। यस सर। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन से होते हैं? irreversible processes which do not return to their original state without energy losses etc, या हम कहें विदाउट चेंज इन द यूनिवर्स। मतलब जो ओरिजिनल स्टेट पे वापस तो आ जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है। तो यानी कि एनर्जी लॉसेस होते ही हैं। एग्जाम्पल, हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा नेचर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस से भरा हुआ है, ठीक है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस से भरा हुआ है, जैसे गैसेस का डिफ्यूजन होना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का मतलब कि जैसे मान लो एक कमरे में गैस भरी हुई है, तो जब आपने कमरा खोला तो एकदम से वो गैस डिफ्यूज होके किसमें चली गई? दूसरे कमरे में चली गई। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसको कहते हैं डिफ्यूज होना। डिफ्यूज होना मतलब एक जगह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चले जाना एकदम से, उसे कहते हैं डिफ्यूज होना। तो ये उल्टा नहीं करा जा सकता प्रोसेस। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप लो प्रेशर से हाई प्रेशर ले जाओगे गैस को,
तो उसके लिए आपको लेके जाना पड़ेगा, आपको सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, तो फिर वो रिवर्सिबल प्रोसेस रहा ही नहीं भाई। आपको खुद जब वर्क करना पड़ गया, वो अपने आप हो ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल हो गया, है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो अपने आप चली जाएगी गैस, ठीक है ना, लेकिन जो है लो से हाई अपने आप नहीं जाएगी, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना, इसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस, विद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ कंप्रेशन और एक्सपेंशन करना, ठीक है ना। फॉल ऑफ अ बुक फ्रॉम हाइट, किसी एक किताब को, आपके पास किताब है या कोई भी चीज हो, बुक तो जस्ट मैंने बोल दिया, फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख दो, वो ज्यादा बेटर है, फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट से फॉल करना इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। वापस बिल्कुल वैसा ही उतनी हाइट तक नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ लॉसेस हमेशा होंगे, चाहे जितना ही इलास्टिक कोलिजन क्यों ना हो, कुछ लॉसेस हमेशा आपको मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो ऑब्जेक्ट है वो उतनी हाइट तक नहीं जा पाएगा। तो नो नेचुरल प्रोसेस इन नेचर इज रिवर्सिबल, कंप्लीटली रिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस नहीं है, पहली बात तो ये। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं, उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो, ठीक है ना, जो अपने आप हो, नेचर की वजह से अपने आप हो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगा। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है, अपने आप होता है। गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, अपने आप होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस कैसे हैं भाई? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है, ठीक है ना। द रिवर्सिबल processes have maximum efficiency, रिवर्सिबल प्रोसेसेस की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। आपको पता ही है कि अगर हीट इंजन, जैसे हमने कल बात करी थी, तो हमने हीट इंजन पढ़ा, तो हमने एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था। तो जब हमने एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था भाई लॉसेस भी होते ही हैं, तो हीट रिजेक्ट भी करनी पड़ती है, तो ठीक है, वो तो हम करते ही हैं। कोशिश अगर हम प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाने की करें, तो हमारे लॉसेस कम होंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस तो हमेशा ही होंगे, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे लॉसेस कम से कम हों, है ना, हमारा नुकसान कम से कम हो। तो उसके लिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस ना सही, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के करीब तो जा सकते हैं, यानी कि कोशिश कर सकते हैं कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस को बनाएं। ठीक है जी, लिख
चलें जी। यस सर। एक इंसान थे जिनका सरनेम था कार्नोट, पूरा नाम था सैडी कार्नोट, SADI, ये उनका पूरा नाम था, सैडी कार्नोट। तो इन्होंने एक हीट इंजन डेवलप किया था, हाइपोथेटिकल हीट इंजन डेवलप किया। इन्होंने क्या कहा कि मैं एक ऐसा हीट इंजन डेवलप करूंगा जिसमें सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल होंगे। सारे प्रोसेस क्या होंगे? रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होंगे। तो इससे जो एफिशिएंसी आएगी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। इसका मतलब इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की दुनिया में पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोसेसेस होंगे वो रिवर्सिबल तो होंगे नहीं। इसका मतलब उनमें एनर्जी लॉसेस आएंगे, तो इसका मतलब उनकी एफिशिएंसी कम आएगी। लेकिन इसने अपने हीट इंजन से एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि जो मैंने हीट इंजन बनाया है उसमें मैंने जो यूज किए हैं प्रोसेस सारे वो रिवर्सिबल यूज किए हैं, इसलिए इससे जो एफिशिएंसी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। यानी कि इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी भी और हीट इंजन की नहीं हो सकती। जितने भी प्रैक्टिकली हीट इंजन बनाए जाएंगे उनकी एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन से कम ही आएगी। तो ये बेसिकली कोई एक्चुअल रियल लाइफ इंजन नहीं था, ये एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन था जो कि सिर्फ एक बेंचमार्क सेट करने के लिए बनाया गया था कि चलो हमें पता तो लगे कि हम मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अब इसको लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल हीट इंजन। इसके अंदर सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल है, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। इस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या क्या लिया जाता है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। एक सोर्स लिया गया, उसको ब्लॉक डायग्राम से दिखा रहा हूं मैं। एक सोर्स लिया गया T1 टेम्परेचर पे, ठीक है ना, एक सोर्स लिया गया T1 टेम्परेचर पे। फिर एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिया गया, इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब एक ऐसी चीज जो हीट को पास ना होने दे। ठीक है ना। अब ये क्या मतलब हुआ ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। फिर एक सिंक सेलेक्ट किया गया जिसका टेम्परेचर T2, और ऑब्वियसली आपको पता है कि हम T1 ग्रेटर देन T2 मान के चलते हैं कि T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है। ऑल्सो सोर्स एंड सिंक have infinite heat capacities, have infinite heat capacities। हमारे पास एक पिस्टन अरेंजमेंट भी है। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको इसको बनाना है। एक पिस्टन अरेंजमेंट है हमारे पास, इसके अंदर गैस भरी गई है, ठीक है ना। इसकी जो दीवारें हैं
walls and piston are insulating या एडियाबैटिक, इंसुलेटर भी बोल सकते हो या एडियाबैटिक भी बोल सकते हो, लेकिन इसका जो लोअर पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज लोअर पोर्शन इज डायाथर्मिक। डायाथर्मिक आपको पता है, जिसके थ्रू हीट पास हो सके, लोअर पोर्शन इज डायाथर्मिक। सबसे पहले क्या किया गया फर्स्ट प्रोसेस के दौरान? फर्स्ट प्रोसेस के दौरान इस पूरे सिस्टम को, जिसके अंदर गैस है, इसको हमने सोर्स T1 के ऊपर रख दिया, सोर्स T1 के ऊपर रख दिया। अब आप मुझे बताओ कि जब इसको सोर्स T1 के ऊपर रख दिया गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये पूरे सिस्टम को हमने सोर्स T1 के ऊपर रख दिया। अब T1 का टेम्परेचर हाई है भाई, ठीक है ना, T1 का टेम्परेचर हाई है, इसको सोर्स T1 के ऊपर रख दिया मैंने। ये सोर्स है, इसमें से हीट निकल रही है। सोर्स क्या करता है भाई? हीट को देता है, इसमें से हीट निकल रही है। तो इस सोर्स में से हीट निकल रही है और नीचे वाले पोर्शन से टच कर दिया उसको। तो जब हमने नीचे वाले पोर्शन से टच कर दिया, तो हीट मिलने की वजह से क्या पिस्टन ऊपर जाएगा? बोलो भाई, हीट मिलने की वजह से क्या वो ऊपर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और जो गैस का टेम्परेचर है, वो जितनी देर ये सोर्स के साथ टच में रहेगा, ये सिस्टम जितनी देर सोर्स के साथ टच में रहेगा, उतने टाइम तक गैस का जो टेम्परेचर है वो T1 मेंटेन रहेगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, जितने टाइम तक ये सिस्टम सोर्स T1 के साथ टच में रहेगा, उतने टाइम तक गैस का टेम्परेचर या सिस्टम का टेम्परेचर T1 ही बना रहेगा और पिस्टन ऊपर 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 हीट की वजह से जाता रहेगा। तो इसका मतलब ये प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे भाई? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। मैंने आपको पहले भी बोला था कि रियल लाइफ में आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए कार्नोट ने इसे सेलेक्ट किया, क्योंकि आइडियलिटी की तरफ लेके जाता है ये प्रोसेस, है ना। अगर हम ये प्रोसेस करवाने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब हम आइडियल बिहेवियर के काफी करीब हैं। तो पहला प्रोसेस सिलेक्ट किया गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें वो हीट उसने Q1 दी। इसको कितनी हीट दी? Q1 दी। अब ये प्रोसेस से हमारा मन भर गया। कुछ देर के बाद इसको उठा के, इस पूरे सिस्टम को उठा के हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, ठीक है ना, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा तो इसका मतलब बाहर से कोई और हीट, बोलो भाई, बाहर से कोई और हीट नहीं आ रही, बाहर से कोई और हीट नहीं आ रही। इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, बाहर से कोई हीट नहीं आ रही और साइडों से तो वैसे ही नहीं आ रही, क्योंकि साइडें तो वैसे ही एडियाबैटिक है, ठीक है ना। इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने रखा है, तो ना तो बाहर से कोई हीट आ रही, ना ही अंदर से कोई हीट, मतलब ना ही कोई हीट बाहर से आ रही है, ना ही अंदर से बाहर जा रही है। अच्छा जी, लेकिन पिस्टन तो अभी भी ऊपर जा रहा है भाई, पिस्टन तो अभी भी ऊपर जा रहा है। तो अगर पिस्टन अभी भी ऊपर जा रहा है, पहले भी ऊपर जा रहा था, क्योंकि हीट ज्यादा भर गई ना इसके अंदर। आप सोचो, पहले इसको सोर्स पे रखा हुआ था, अब सोर्स का टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर है, ठीक है ना, सोर्स का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है। तो सोर्स का टेम्परेचर हाई होने की वजह से अभी भी पिस्टन के पास हीट अच्छी खासी है, सिस्टम के पास हीट अच्छी खासी है। तो उस हीट को रिलीज करने के लिए अब भाई और कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि चारों तरफ से तो गैस बंद है, तो ये पिस्टन कहां जाएगा उस हीट को रिलीज करने के लिए? ऊपर जाएगा।
और जैसे ही पिस्टन ये ऊपर जाएगा तो आप मुझे बताओ क्या गैस फिर से ठंडी होनी शुरू हो जाएगी? बोलो, गैस फिर से क्या होनी शुरू हो जाएगी? ठंडी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? तो गैस फिर से ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। तो दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसे हम कहेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया तो हीट का कोई आदान प्रदान तो नहीं हो रहा। बस इतनी सी बात हो रही है कि पिस्टन ऊपर जा रहा है तो गैस का टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि वर्क पॉजिटिव हो रहा है। आप याद करो, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की हम बात करें, ध्यान से सुनना, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W है। अगर Q 0 है तो डेल्टा U जो होगा वो माइनस W होगा। यानी कि अगर वर्क पॉजिटिव होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना? डेल्टा यू नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा भी होगा। अगर आप पिस्टन को नीचे लेके आओगे तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या किया? इसके बाद इसी सिस्टम को T2 टेम्परेचर के ऊपर रखा, ठीक है ना? इसके बाद इस सिस्टम को T2 टेम्परेचर के ऊपर रखा, यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है इसको हमने T2 टेम्परेचर के ऊपर रखा। अब ये तो ठंडा है, ये तो ठंडा है। अब गैस कंप्रेस होगी। अब गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। अब सिंक को हीट मिलेगी, अब सिंक को हीट मिलेगी, अब सिंक को हीट मिलेगी। अब गैस हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर कितना? T2। कांस्टेंट टेम्परेचर कितना? T2। तो तीसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन। चौथा प्रोसेस, फिर से इसको दोबारा इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा जाता है ना? दोबारा इसको फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा जाता है और ज्यादा कंप्रेशन करवाया जाता है। अब आप मुझे बताओ, अब अगर मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन करवाऊंगा, अगर मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन करवाऊंगा इसके बाद भी, तो क्या गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा? बोलो, क्या गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाई, है ना? गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये प्रोसेस नंबर 4 है भाई। एडियाबैटिक कंप्रेशन करवा रहा हूं, हीट कहीं जा नहीं रही, तो इसमें ये चौथे प्रोसेस में एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी कि ये गैस कंप्रेस हो रही है और गैस कंप्रेस हो के इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। कब तक बढ़ाएंगे टेम्परेचर? जब तक इसका टेम्परेचर दोबारा T1 नहीं आ जाता। जैसे ही दोबारा T1 आ गया, फिर ये चारों प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। ध्यान से सुनो भाई, गैस का इनिशियल टेम्परेचर हमने क्या रखा? T1 रखा। इसको सोर्स के ऊपर रखा, सोर्स T1 के ऊपर रखा तो गैस ने एक्सपेंड किया T1 टेम्परेचर पे। फिर इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, गैस अभी भी एक्सपेंड कर रही थी। फिर गैस को लोअर टेम्परेचर पे ले जाके कंप्रेस कर दिया। फिर हमने दोबारा इसको हाई टेम्परेचर पे लाने के लिए एडियाबैटिक कंप्रेशन किया, ठीक है ना? एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो गैस ठंडी हो जाती है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन जब हम करते हैं तो गैस दोबारा गर्म हो जाती है। तो गैस दोबारा गर्म हो गई और T1 टेम्परेचर तक वापस आ गई। और जैसे ही T1 टेम्परेचर तक वापस आ गई, उसको हमने दोबारा से किस पे रख दिया? सोर्स पे रख दिया। तो फिर जो है एक्सपेंशन होगा, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो यही प्रोसेस बार बार साइकिल में चलता रहेगा, पिस्टन ऊपर नीचे जाता रहेगा। यानी कि दो प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है, फिर दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें कंप्रेशन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी।
सर जब इनिशियल टेम्परेचर गैस का T1 था, सर जब इनिशियल टेम्परेचर गैस का T1 था और सोर्स का भी टेम्परेचर T1 था, तो सोर्स से हीट क्यों जाएगी गैस में? और से हीट इसलिए जाएगी क्योंकि उसके बाद हमने पिस्टन को ऊपर मूव, जैसे ही जस्ट हमने मूव करवाना शुरू किया, क्योंकि एक बार प्रोसेस को शुरू तो हमारा करवाने का फर्ज बनता है भाई, ठीक है ना। जैसे आप स्कूटर है ना, स्कूटर के अंदर प्रोसेस अपने आप तो शुरू नहीं होता, हमें सेल्फ स्टार्ट करना पड़ता है। शुरू में एक स्पार्क देना पड़ता है, किक मारनी पड़ती है स्कूटी के अंदर, स्कूटर के अंदर। तो जब भी कोई प्रोसेस पहली बार शुरू होता है तो वहां पे हमें जरा सी हीट उसे देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अब मान लो कि जैसे हम किक मारते हैं, तो किक मारने से हम करते क्या है, बेसिकली हमारा पिस्टन ही ऊपर नीचे जाता है उसमें, ठीक है ना। हम एक स्पार्क क्रिएट करते हैं, तो उस स्पार्क से मान लो कि इसके अंदर मान लो गैस है, तो इसको मैं हमने कंप्रेशन में है ना, तो मान लो कि हमने इसको स्पार्क कर दिया, थोड़ा सा स्पार्क कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कर दी, तो एकदम से ब्लास्ट होगा जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर जाएगा। तो जस्ट ये स्टार्ट करने का तरीका है कि स्टार्टिंग में हमें हल्की सी हीट देनी पड़ती है। अब पिस्टन ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली गैस ठंडी होनी शुरू होगी, ठीक है ना। हल्की सी जैसे ही ठंडी होनी शुरू होगी वैसे ही हीट उसे मिल जाएगी, समझ पा रहे हो। तो यानी कि हीट कॉन्स्टेंटली हम सप्लाई करते रहेंगे ताकि उसका टेम्परेचर कम ही ना होने दें, ठीक है ना। हमारे हीट सप्लाई करने की वजह से ही उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन हो पा रहा है। अगर हम हीट सप्लाई ना करें तो पिस्टन के ऊपर जाने की वजह से वो गैस ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेन पर्पस ये है कि हमें उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसीलिए हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो हीट है वो सीधा सीधा पिस्टन को मूव करवाने में यूज हो रही है। गैस की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है गैस का, तो गैस की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही, हमारी जो हीट है वो सीधा सीधा वर्क डन में यूज हो रही है, ठीक है ना। ओके सर। हाइपोथेटिकल सिनेरियोज हैं, मतलब रियल लाइफ में ऐसा कोई प्रोसेस करवाना अपने आप पॉसिबल नहीं है। या तो किसी एक बंदे को खड़े, ठीक है ना भाई, एक इंसान को खड़े रहना पड़ेगा, तो उसको दोबारा दोबारा ऐसे करना पड़ेगा। तो रियल लाइफ में इतना परफेक्ट प्रोसेस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल प्रोसेस में जो प्रोसेस होते हैं, जैसे अगर मैं डीजल साइकिल की बात करूं या पेट्रोल वाले साइकिल की बात करूं, तो ये चारों में चारों प्रोसेसेस ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। आइसो बारीक प्रोसेस भी करवाया जाता है, बीच में आइसोकोरिक प्रोसेस भी करवाया जाता है। तो काफी सारी तरीके की चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। अब फ्यूल पे भी डिपेंड करता है कि फ्यूल इतने कंप्रेशन को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। डीजल जो होता है, डीजल को अच्छा खासा कंप्रेस कर दें तो वो जल जाता है। पेट्रोल को जलाना पड़ता है, पेट्रोल के अंदर स्पार्क क्रिएट करना पड़ता है, उसको कंप्रेस करके भी काम नहीं चलता। डीजल को कंप्रेस करके ही काम चल जाता है। डीजल अपने आप जो है बर्न हो जाता है अगर उसको हम काफी कंप्रेस कर दें तो बहुत मतलब फर्क है, प्रोसेस टू प्रोसेस फर्क है, साइकिल टू साइकिल फर्क है। लेकिन ये एक बेसिक है कि भाई हाँ, ये अगर हम आइडियलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो ऐसा प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जैसे जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो एक्सपेंशन की वजह से गैस का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। तो सर जैसे थर्ड प्रोसेस जो है हमारा जिस आइसोथर्मल कंप्रेशन वाला, उसमें जब पिस्टन डाउन आएगा तो गैस का टेम्परेचर फिर से नहीं बढ़ेगा? नहीं नहीं, वो हीट रिलीज हो रही है ना फिर, तभी तो उसको तीसरे जो सिंक पे ऊपर रखा है हमने, सिंक पे T2 टेम्परेचर पे, कि पिस्टन के नीचे आने की वजह से गैस का जो भी टेम्परेचर बढ़ा वो सारी की सारी हीट कहाँ चली गई, सिंक में चली गई। ओके समझ सर, पाए, ओके। यस। ताकि कांस्टेंट मेंटेन हो पाए। अब यहाँ पे भी हीट इसीलिए भेजी जा रही है बाहर
ताकि हम कांस्टेंट मेंटेन कर पाए टेम्परेचर। चलो जी, अब इसका ग्राफ बनाता हूं इस प्रोसेस का। अब इस प्रोसेस का हम ग्राफ बनाते हैं, पीवी ग्राफ। तो ये प्रोसेस है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ए से बी जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आपको पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है, ये तो आपको पता ही है। और आपको ये भी पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व है वो आइसोथर्मल के मुकाबले में उसकी स्लोप ज्यादा होती है। बोलो भाई, क्या आपको ये बात पता है कि उसकी स्लोप ज्यादा होती है? तो देखो, मैंने बीसी प्रोसेस की स्लोप जो है वो ज्यादा दिखाई, इसको ऐसे दिखाया है और इसको ऐसे दिखाया है। तो बीसी प्रोसेस की जो स्लोप है वो ज्यादा है। फिर उसके बाद सीडी प्रोसेस करवाया गया, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर उसके बाद डीए, दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 है, यहाँ पे P2 V2 है, यहाँ पे P3 V3 है और यहाँ पे P4 V4 है। ठीक है जी, ये हमारे पास हर पॉइंट के प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम है। तो अच्छा जी, तो पहला प्रोसेस जो ए बी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो ए पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है उसको हम मान लेते हैं T1, जो सोर्स का टेम्परेचर है। ठीक है ना, जो सोर्स का टेम्परेचर है। तो बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो गए, लेकिन टेम्परेचर T1 ही रहा भाई, टेम्परेचर T1 ही रहा। ठीक है ना, तो ए से बी प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो सोर्स के बराबर रहेगा। तो सोर्स टेम्परेचर जो है वो T1 है। ठीक है ना, इसे कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। फिर बी से सी प्रोसेस तक जाते हुए प्रेशर और वॉल्यूम ने तो चेंज करना ही करना है, टेम्परेचर को भी कम कर दिया। यानी कि जो बीसी हमारा प्रोसेस है वो एडियाबैटिक कूलिंग है गैस की, है ना। एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहने का मतलब गैस कूल हो रही है, कूलिंग ऑफ गैस। कहां से कहां? फ्रॉम T1 टू T2, यानी कि बी से सी आते हुए टेम्परेचर जो है वो T1 से कितना हो गया? T2 हो गया। तो आप साथ में इनके टेम्परेचर भी अगर आप लिखना चाहो ब्रैकेट मिटा के तो आप लिख सकते हो, या अलग से लिख सकते हो। अगर आपने ब्रैकेट पहले लगा ली हो तो कोई दोबारा काटना वाटना मत, उसे अलग से लिख सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, लेकिन बी से सी जाते हुए टेम्परेचर T2 कर दिया और उसकी कूलिंग कर दी हमने। फिर डी पॉइंट पे सी से डी प्रोसेस फिर आइसोथर्मल है, तो प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो गए लेकिन टेम्परेचर T2 ही रहा। फिर डी से ए जाते हुए एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। एडियाबैटिक कंप्रेशन कहने का मतलब है कि डी से ए जाते हुए, अब यहां पे टेम्परेचर कितना था? T2। डी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है भाई? T2 है। तो डी से ए जाते हुए टेम्परेचर फिर से बढ़ाया गया,
यानी कि ये हुई हीटिंग ऑफ गैस, हीटिंग ऑफ गैस दोबारा से फ्रॉम T2 टू T1, T2 से लेकर के T1 तक दोबारा हमने हीटिंग करी गैस की D से A प्रोसेस तक, जब हमने कंप्रेशन किया। तो यही प्रोसेस बार बार ऐसे चलते रहेंगे और ये इसकी डायग्राम है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई अब ये पीवी कर्व बन गई एक, ठीक है ना, पीवी कर्व बना दी। क्या इसका वर्क डन, हीट वगैरह हम सब निकाल सकते हैं? बोलो भाई, क्या इसका वर्क डन वगैरह या हीट वगैरह हम सब निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें हम फाइंड आउट अभी करेंगे। तो लिखो फटाफट इसको। सर आज हो जाए फिर चैप्टर खत्म। चलें भाई? यस सर। ओके, तो अब वक्त आ गया है इस हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालने का। बिल्कुल, अब इसकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे। तो इस ग्राफ को मैं दोबारा बनाता हूं, आप लोग भी बना सकते हो अगर आपको बनाना है, वरना कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दोबारा बना भी लोगे तो कोई नुकसान है नहीं, बनाना तो वही है मुझे। बस इसमें एक आधी चीज मैं और दिखाऊंगा। तो ए से बी प्रोसेस, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए से बी प्रोसेस के बारे में, जहां पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 था, और बी पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1 ही था। तो ए से बी प्रोसेस में अगर हम देखें तो डेल्टा यू 0 होता है। डेल्टा यू 0 इस वजह से होता है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान हमें हीट सोर्स से मिल रही थी। तो ये देखो, यहाँ पे हीट का साइन मैं अंदर की तरफ दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे जो हीट हमें मिल रही है वो किसके इक्वल होगी बेटा? वर्क डन के, ठीक है ना। पहला प्रोसेस है ना आइसोथर्मल प्रोसेस है, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। सोर्स से हमें हीट मिल रही है, ये देखो, सोर्स से हमें हीट मिल रही है। डन का जो फॉर्मूला है आइसोथर्मल प्रोसेस में, अगर आपको याद हो, 2.303 nRT, टी की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? T1 log बेस 10 V2 बाय V1। क्या याद आ गया फॉर्मूला? है ना, 2.303 nRT1, T1 लिखेंगे टेम्परेचर, और log बेस 10 लिखेंगे क्योंकि 2.303 मैंने पहले ही लगा दिया, और फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना।
तो ये हीट जो मिली, ये वो वाली हीट है जो मिली है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अच्छा, अब जो एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं, क्या उसमें कोई हीट मिल रही है? नहीं, उनमें तो कोई हीट मिल ही नहीं रही। ना तो बीसी प्रोसेस में कोई हीट मिली, ना ही एडी प्रोसेस में कोई हीट मिली। और एबी प्रोसेस में हीट मिली है, एक और प्रोसेस है जिसमें हीट छोड़ी गई है। कौन सा प्रोसेस है वो? कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट छोड़ी गई है? सीडी। कौन सा प्रोसेस है? सीडी प्रोसेस है जिसमें हीट क्या करी गई है? छोड़ी गई है। क्या ये भी आइसोथर्मल है? बोलो भाई। यस ये भी आइसोथर्मल है। तो Q2 इसके वर्क डन के बराबर होगा। Q2 इसके वर्क डन के, इसको W1 कह देते हैं बेटा, इसको W1 लिख लेना और इसको W2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T2, यहाँ पे प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T2। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो रहा है कंप्रेशन, तो 2.303 NR, यहाँ पे लिखेंगे T2 और लॉग बेस 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम है V4 और इनिशियल वॉल्यूम है V3। फाइनल वॉल्यूम है V4 और इनिशियल वॉल्यूम है V3। इसमें आप देखिएगा भाई जरा कि ये हो रहा है कंप्रेशन। ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। अब देख पा रहे हो कि कंप्रेशन हो रहा है। ये पहला प्रोसेस एक्सपेंशन था। एक्सपेंशन के दौरान, अब यहाँ पे लिख लेना, V2 ग्रेटर देन V1 है। V2 ग्रेटर देन V1 है। अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो क्या ये लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी? बोलो, बिल्कुल पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, कंप्रेशन हो रहा है तो V4 लेस देन V3 होगा। V4 लेस देन V3 होगा। लॉग में ऊपर छोटी क्वांटिटी है और V4 लेस देन V3 है, तो इसका मतलब V4/V3 लेस देन 1 आएगा। सो देयरफॉर ये जो लॉग बनेगा ये नेगेटिव आ जाएगा। ये लॉग क्या बनेगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको हमें फॉर्मूले में पॉजिटिव रखना है। अब इसके नेगेटिव आने से पंगा पता क्या होगा? लिखना मत इस चीज को। पंगा ये होगा कि जब हम एफिशिएंसी में ये पुट करेंगे ना, 1 - Q2/Q1, कल बताया था मैंने आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला। जब हम ये पुट करेंगे तो Q2 की वैल्यू नेगेटिव जाएगी। तो अगर ये नेगेटिव जाएगी तो माइनस तो वहां पे पहले से ही है, तो ये 1 में प्लस हो जाएगा। यानी कि आप एफिशिएंसी समझ रहे हो, 100% से ज्यादा आ जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि साइन पहले से ही कंसीडर्ड है, ठीक है ना। साइन पहले से ही कंसीडर्ड है, इसलिए साइन हम 2 बार नहीं ले सकते। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन ऑलरेडी कंसीडर्ड इन फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, देयरफॉर यहां पे Q2 को हम लिखेंगे 2.303 nRT2, बस उल्टा करके लिख दो, log 10 V3/V4। अब ये जो Q2 है, ये क्या आ गया भैया? बोलो, क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब ये Q2 क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो इसलिए जो है इस बात का ध्यान हमें साइन कन्वेंशंस के दौरान रखना पड़ा, इसीलिए मैंने उल्टा करा है, ताकि फॉर्मूले के अंदर वो माइनस माइनस प्लस ना हो जाए। क्योंकि माइनस मैं एक ही बार लगा सकता हूँ, या तो फॉर्मूले में लगा दिया मैंने या फिर यहाँ पे लगा दिया, वो आपकी मर्जी। अगर आप इसको ऐसे रखना चाहते हो तो फिर फॉर्मूले के अंदर माइनस नहीं जचेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं रखना चाहते तो फिर फॉर्मूले के अंदर लगा दो, ठीक है जी। ये Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है ना। अब इसको हम फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, लिखो इसको। देखना, एक बड़ा अच्छा रिजल्ट बन के सामने आएगा हमारे पास। बड़ा अच्छा और बड़ा आसान रिजल्ट बन के सामने आएगा।
ठंड का मौसम आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? सर क्या? ठंड का मौसम आपको कैसा लगता है? सर गंदा। सर लगता अच्छा। है? अच्छा लगता है? मीडियम। सर गंदा लगता है, टेडी बियर बन के सारा दिन रजाई कितना कुछ सुना पड़ता है। सही बात है यार, मेरे को तो खुद इसमें बुरा ही लगता है यार। समर बेटर है, बिल्कुल समर, गर्मियां बेटर है। ठीक है, थोड़ा सा पसीना वसीना ये सब आता है, लेकिन हाँ ये सब तो नहीं ना कि यार रजाई लो, मोटे मोटे कपड़े पहनो, फिर भी ठंड में ठिठुरते रहो, और ठंड के अंदर नींद भी ज्यादा आती है ना? ऐसा होता है ना, ठंड के अंदर नींद भी ज्यादा आती है। तो सर वो तो सारे साल ही आती है, वो कोई नई बात नहीं है। हाँ ये बात तो है, वो तो खैर अपने देखो इच्छा इच्छा शक्ति की बात है। लेकिन मेरे लिए भी पर्सनली अगर आप पूछो तो गर्मियां ज्यादा बेटर है। हालांकि अ, ऐसा बोलते हैं, मेरे ये पड़ोस में एक अंकल हैं, तो वो उनको मैंने बोला कि मुझे सर्दियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार तुमने ना बूढ़ों वाली बात कर दी, कि बूढ़े लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्हें सर्दियां पसंद नहीं है, कि जवान लोगों को तो सर्दियां ही पसंद होनी चाहिए। मतलब उसमें उनको एनर्जी ज्यादा होती है, उनका काम करने का मन ज्यादा करना चाहिए। सर बिल्कुल गलत लग रही है मुझे ये बात जो उन्होंने कही। हाँ मुझे भी गलत लगी, सर लेकिन उनकी अब सर्दी और सर्दियों में गर्मी की नींद ज्यादा डेफिनेशन जल्दी। क्लियर नहीं है। सर एनर्जी का ई भी नहीं होता सर्दियों में। सही बात है, मेरे साथ सर भी ऐसा ही सर्दियों है। में ना सर बॉडी को ना हीट रहना पड़ता है पूरा, मतलब बॉडी को इंटरनल हीट देनी पड़ती है, इसलिए ज्यादा छेती नींद आती है। ना सर्दियों में क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, तो हम हीट रिलीज करते हैं, तो जब हम हीट रिलीज करते हैं तो हमें ठंड लगती है। तो जितनी ज्यादा, अब सरफेस एरिया भी हमारा अच्छा खासा है ना, तो ऑब्वियसली हम हीट ज्यादा रिलीज करते हैं, तो इसीलिए ठंड ज्यादा लगती है हमें। गर्मियों में उल्टा होता है। चलो खैर, अब सुनो ध्यान से, आप लोगों को डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को अभी एक चीज और इसमें आपको सॉल्व करके दिखानी है। V1 V1 T1, P2 V2 T1, P3 V3 T2, P4 V4 T2। ठीक है ना? तो ये पूरा मेथड आप समझना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इस मेथड को समझने से आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करने में भी आसानी रहेगी, है ना? कोई भी साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो वो भी फिर आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है जी? हाँ, वरना तो फिर उसमें भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, ए से बी प्रोसेस, ठीक है ना, बी से सी, तो बी से सी जो प्रोसेस है, फिर उसके बाद सी से डी, डी से ई जो प्रोसेस है। अब इसमें देखिए कि जो बी से सी प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है ना, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम एक लॉ लगा सकते हैं, अगर आपको याद हो, टीवी रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद आ रहा है ना? टीवी रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी से सी में, देखो बी पॉइंट पे क्या है, टेम्परेचर कितना है T1, वॉल्यूम है V2। फिर सी पॉइंट पे आ जाओ, टेम्परेचर है T2, वॉल्यूम है V3। समझ पा रहे हो? बी और सी के टेम्परेचर और वॉल्यूम का ये जो प्रोडक्ट है गामा -1 में, इसको मैंने कांस्टेंट किया है। ठीक है जी? तो ये चीज आप देख सकते हो, आई होप इस चीज को आप देख पा रहे हो। तो T1 बाय T2 हमारे पास आ गया V3 बाय V2,
की पावर गामा माइनस 1। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं मैं। ये जो हमने निकाला है ना Q2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देना भाई, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब आप कहोगे ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। अच्छा, अब डी से ए पे जाओ। डी से ए भी एडियाबेटिक है, बिल्कुल है। तो यहां पे फिर मैं यही लगा रहा हूं, T2 V4 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T1 V1 की पावर गामा माइनस 1। डी और ए पॉइंट पे लगाया बेटा, डी और ए पॉइंट पे लगाया। तो यहां से T1 बाई T2 कितना आया, V4 बाय V1 की पावर गामा माइनस 1। तो इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम 3 एंड 4 आप देख पा रहे हो V3 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू V4 बाय V1 की पावर गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 उड़ा दो, तो V3 बाय V2 इज इक्वल्स टू V4 बाय V1। बोलो भाई, लिख सकते हो, है ना? क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ध्यान से बताना भाई जरा मुझे। V3 बाय V4 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। अब इसका बहुत बड़ा फायदा होगा जब हम अभी एफिशिएंसी निकालेंगे। अभी मैं एफिशिएंसी लिखने वाला हूं, तो अभी एफिशिएंसी में देखना, इसका बहुत बड़ा हमें फायदा होने वाला है। एफिशिएंसी इस साइकिल की 1 माइनस Q2 बाय Q1, 1 माइनस Q2 बाय Q1। Q2 की वैल्यू लिखो बेटा 2.303 nRT2 log base 10 V3 बाय V4, V3 बाय V4 अपॉन में Q1 2.303 nRT1 log base 10 V2 बाय V1। हाँ जी, देखना जरा क्या क्या चीजें कट रही हैं। हाँ जी भाई बताओ, 2.303 NR कट गया, T2 बाय T1 बच गया, और लॉग में देखो V3 बाय V4 और V2 बाय V1, क्या ये दोनों बराबर हैं? यस सर। V3 बाय V4 और V2 बाय V1 तो बराबर हैं भाई, ये भी कट गए, ये भी कट गए भाई। खुशी की बात यही है कि ये कट गए, ये सब कट गया, बचा क्या, T2 बाय T1। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया T2 बाय T1, तो 1 माइनस T2 बाय T1, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया फॉर कार्नोट हीट इंजन। ये आया है फॉर कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन, बस ध्यान ये रखना कि T1 और T2 केल्विन में रखना, सेल्सियस में रख के मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। केल्विन में रखना, क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल हमारा जो एसआई यूनिट है वो केल्विन होती है, ना कि सेल्सियस होती है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अभी तो हमने डिराइव किया है इसको, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन हम करेंगे, तो इसको लिखो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरी डेरिवेशन है बेटा, ये पूरी की पूरी डेरिवेशन है, आपको स्कूल में भी लिखने के लिए आ सकती है। अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर सब्जेक्टिव में आएगा ही, वैसे तो बाकी स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, तो स्कूल में ये चीज प्रॉपर डेरिवेशन में आ सकती है। आपको बोलेंगे कि कार्नोट हीट इंजन को एक्सप्लेन करो और उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव करो।
चलें जी। Yes, sir. एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो ये फॉर्मूला है 1 माइनस Q2/Q1, ठीक है ना, या फिर और जनरल फॉर्मूला इसकी जगह पे वर्क डन बाय Q1, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूले हैं ये किसी भी हीट इंजन के लिए वैलिड है, फॉर एनी हीट इंजन इंक्लूडिंग कार्नोट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग कार्नोट। ये जो फॉर्मूला है ये तभी लगाना है जब कार्नोट हीट इंजन की बात की गई, ठीक है ना, ओनली फॉर कार्नोट हीट इंजन। क्योंकि ये स्पेशल केस है, समझ पा रहे हो, एक जनरल फॉर्मूला है और एक स्पेशल फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है 1 minus T2/T1, this is the maximum efficiency that is possible, that is the maximum efficiency possible for any heat engine, any heat engine operating between temperatures T1 and T2। T1 और T2 के बीच में, जो T1 T2 की जो भी वैल्यू होगी उसके बीच में ऑपरेट होने वाले हीट इंजन्स में से सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ये आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं, सपोज करते हैं T1 है 327 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, ये 600 केल्विन हो जाएगा और ये 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है जी। अब डिवाइड करो 1 माइनस 300/600, तो 1 माइनस 1/2, ये 1/2 हो गया। परसेंटेज में देखोगे तो 50% एफिशिएंसी है। मतलब अगर आप हीट इंजन को इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में अगर आप चलाओगे तो आपकी एफिशिएंसी 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपका सोर्स का टेम्परेचर 600 केल्विन है और सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो आप कोई भी दुनिया का इंजन बना लो, उसकी एफिशिएंसी 50% से ज्यादा नहीं आ सकती। मतलब ये आपको एक बेंचमार्क मिल गया कि भाई इससे ज्यादा एफिशिएंसी आप इन टेम्परेचर्स पे तो ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप टेम्परेचर ही चेंज कर दो तब आप इससे ज्यादा एफिशिएंसी ला सकते हो। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2, गिवन वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। तो इसमें आप कोई भी प्रैक्टिकली हीट इंजन डेवलप करोगे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। प्रैक्टिकली जब आप हीट इंजन डेवलप करोगे तो इससे ज्यादा एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी। लिख लो। तो ये एक बेंचमार्क सेट हो गया, दैट इज फॉर द बेंचमार्किंग। तो कार्नोट हीट इंजन एज अ बेंचमार्क वर्क करता है। देखो फटाफट।
हाँ जी भाई, लिख लिया? बस लास्ट चीज बची है भाई इस चैप्टर की। चलें आगे। यस सर। आगे है कार्नोट थ्योरम। कई बार आपको कार्नोट थ्योरम भी लिखने के लिए आ जाएगी, वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। तो पहला पॉइंट क्या है कार्नोट थ्योरम का, जो मैं आपको बता चुका हूं, बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स, जो अभी अभी बताया बस वही है इसके अंदर, ठीक है ना। बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स T1 and T2, no engine can have greater efficiency than Carnot heat engine। पहला तो यही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन is independent of nature of working substance। It only depends on temperature। नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पे ही डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। कार्नोट हीट इंजन इस बात पे डिपेंड नहीं करता इसकी एफिशिएंसी कि भाई जो हम वर्किंग सब्सटेंस ले रहे हैं, क्योंकि इंजन के अंदर जो गैस होगी, ठीक है ना, जो पेट्रोल के वेपर्स होंगे, डीजल के वेपर्स होंगे, उस बात पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, हम आइडियल गैस मान के चल रहे हैं। तो आइडियल गैस मान के चल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हमने कहीं पे भी बात करी कि गैस का नेचर कैसा है, क्या ऑक्सीजन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, या कौन सी गैस है, क्या हमने बात करी? नहीं करी, क्योंकि वो सारी चीजें तो कटी गई, नंबर ऑफ मोल्स भी कट गए, आर भी कट गया। तो अगर उनके बारे में कुछ बात भी करनी थी वो तो कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होगा? बोलो भाई, क्या प्रैक्टिकल इंजन में ऐसा होगा कि वो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड ना करें? करेंगे, क्योंकि भाई आइडियल गैस थोड़ी होती है, आइडियल गैस तो सिर्फ हमारी एक एजम्पशन है। आइडियल गैस तो सिर्फ क्या है, हमारी एजम्पशन है। तो ये पूरा का पूरा कार्नोट साइकिल जो है, इसमें चलो बाकी लॉसेस तो हमने कंसीडर कर सकते हैं, एक चीज ये भी कंसीडर करनी पड़ेगी कि भाई वर्किंग सब्सटेंस पे भी डिपेंड करती है एफिशिएंसी। कार्नोट हीट इंजन की नहीं करती, लेकिन प्रैक्टिकल हीट इंजन की एफिशिएंसी वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हर गैस आइडियल नहीं होती। इनफैक्ट प्रैक्टिकली गैसेस जो है वो आइडियल होती ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई। तो ये कार्नोट थ्योरम के 2 पॉइंट्स हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। So this chapter has been finished. From tomorrow onwards, we will start the new chapter, that is the kinetic theory of gases. छोटा ही है वो चैप्टर भी, ठीक है ना, तो इससे भी छोटा है। और आप गैसियस स्टेट को थोड़ा सा अगर आप रिवाइज कर सकते हो तो बेटर है, ठीक है ना। हालांकि मैं तो आपको समझाऊंगा ही पूरा, ठीक है ना, तो जल्दी हो जाएगा, तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और इसमें मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि गामा क्या होता है, सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है। सीपी सीवी तो समझा ही चुका हूँ, वैसे गामा के बारे में हमारा मेन फोकस यहाँ पे रहेगा जब उनकी बारी आएगी तो। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर एक पेज पीछे कर दीजिए। सर पेज नंबर 5। लिख लो भाई जिसको भी लिखना है। डन सर, बाय सर, थैंक यू सर। कोई रह गया लिखने वाला? कोई है लिखने वाला तो बताओ। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।
Thank you, sir.